हेलो सेकेंड ईयर। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, उपभोक्ता की बचत, कंज्यूमर सरप्लस। अर्थशास्त्र में उपभोक्ता की बचत की अवधारणा का बहुत महत्व है। आज के आधुनिक युग में हमें अनेक वस्तुएं जैसे नमक, माचिस, अखबार, टेलीफोन, बिजली, पानी आदि अपेक्षाकृत सस्ते भावों पर मिल जाते हैं। इसके लिए जो हम कीमत देते हैं उसकी तुलना में संतोष या संतुष्टि अधिक मिलती है। इस प्रकार हमें एक प्रकार का अतिरिक्त संतोष मिलता है, जिसे अर्थशास्त्र में उपभोक्ता की बचत कहते हैं। अगर हम परिभाषा की बात करें, उपभोक्ता की बचत की परिभाषा का उपयोग सबसे पहले सर्वप्रथम फ्रांस के इंजीनियर ड्यूपिट ने किया था। उसने इस बात का पता लगाने के लिए एक पुल के निर्माण के लिए आर्थिक सहायता दी जाए अथवा नहीं, इसके निर्माण की लागत को जानने के संबंध में उपभोक्ता की बचत का विचार का उपयोग किया था। ड्यूपिट को यह जानकारी थी कि एक उपभोक्ता एक वस्तु के लिए जितनी राशि वास्तव में देता है, उससे कहीं अधिक राशि वह देने को तत्पर हो सकता है और इस प्रकार उसे एक प्रकार की अतिरिक्त संतुष्टि या बचत प्राप्त होती है। एल्फ्रेड मार्शल जो अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने उपभोक्ता की परिभाषा इस प्रकार दी: एक वस्तु के अभाव में रहने की अपेक्षा वह यानी एक उपभोक्ता जो कुछ कीमत उसके लिए देने को उद्यत हो जाता है, वह उस राशि से अधिक हुआ करती है जो वह वास्तव में देता है। यह अधिक इस अतिरिक्त संतुष्टि का अधिक माप होता है। इसे उपभोक्ता की बचत कहा जाता है। मार्शल के अनुसार उपभोक्ता की बचत का माप निम्नलिखित ढंग से किया जा सकता है। एक उपभोक्ता की सीमांत उपयोगिता तालिका बना ली जाती है और प्रत्येक इकाई से प्राप्त उपयोगिता में से उसको दी जाने वाली कीमत घटा देने से उपभोक्ता की बचत प्राप्त हो जाती है। जैसा कि सारणी में दिया गया है, आप इसे देखिए ध्यान से। वस्तु की एक इकाई पर सीमांत उपयोगिता 100 पैसे के बराबर मिली है और वास्तव में उसकी कीमत देता है 20 रुपए, यानी उपभोक्ता की बचत हुई 100 माइनस 20 यानी 80। दूसरी इकाई का उपयोग करता है तो उसे सीमांत उपयोगिता 80 के बराबर मिलती है और कीमत उसकी 20 रुपए, तो यानी 80 माइनस 20 यानी उपभोक्ता की बचत हुई 60। उपभोक्ता की तीसरी इकाई यूज करने पर उसे सीमांत उपयोगिता 60 पैसे के बराबर मिलती है, कीमत होती है उसकी 20 रुपए। इस प्रकार 20 पैसे होती है तो उपभोक्ता की बचत हुई 60 माइनस 20 यानी 40। इस प्रकार वस्तु की पांचवी इकाई से सीमांत उपयोगिता उसको 20 मिल रही है, कीमत होती है 20, यानी उपभोक्ता की बचत हो गई 0। यानी वस्तु की कुल 5 इकाइयों से सीमांत उपयोगिता उसको 300 के बराबर मिलती है और जबकि कीमत देता है 100, तो इस प्रकार 200 उसकी उपभोक्ता की बचत हुई। एक वस्तु का लगातार हम जब ज़्यादा इकाइयों का प्रयोग करते हैं तो सीमांत उपयोगिता उसकी घटती जाती है। जैसे पहले 100 थी, फिर 80 थी, फिर 60 थी, फिर 40 थी, फिर 20 थी। तो उपभोक्ता के दृष्टांत में एक्स वस्तु की 5 इकाइयों से कुल उपयोगिता 300 पैसों के बराबर मिलती है, परंतु वस्तु की प्रति इकाई 20 पैसे के हिसाब से 100 पैसे देने पड़ते हैं, तो उपभोक्ता की बचत हो गई 300 माइनस 100 200 पैसे। यानी सूत्र हो गया उपभोक्ता की बचत यानी CS कंज्यूमर सरप्लस, कुल उपयोगिता माइनस P यानी कीमत, N यानी नंबर ऑफ यूनिट्स। तो यहाँ पर P को जब N से गुना करते हैं और कुल उपयोगिता माइनस करते हैं तो उपभोक्ता की बचत प्राप्त हो जाती है।
अब डायग्राम देखिए आप। ओ एक्स पे हमने मांग की मात्राएं रखी है। ओ वाई पर हमने कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता बताई हुई है। अब आप देखते हैं कि पहली इकाइयों से उसे 100 के बराबर मिलती है, दूसरी इकाइयों से उसे देखिए 80 के बराबर मिलती है, तीसरी इकाइयों से 60 के बराबर मिलती है, चौथी इकाई से 40 के बराबर मिलती है। इस प्रकार उसको जब को टोटल करते हैं तो 300 के बराबर इकाइयों से बचत मिलती है और कीमत उसका 20 पैसे यानी 5 यूनिट का प्रयोग कर रहा है तो 100 पैसों के बराबर होती है। इस प्रकार उपभोक्ता की बचत हो गई 300 माइनस 100 200। यह मार्शल के द्वारा दिया गया उदाहरण है। मार्शल के विवेचन में उपभोक्ता की बचत की मान्यताएं। कुछ मान्यताएं बताई गई हैं। पहला है उपयोगिता व संतोष के बीच एक सुनिश्चित संबंध पाया जाता है। मार्शल की पहली मान्यता है कि उपयोगिता और संतोष यानी यूटिलिटी और सेटिस्फैक्शन के बीच में एक सुनिश्चित संबंध पाया जाता है। उपभोक्ता एक वस्तु की खरीदते समय कुछ संतोष प्राप्त करने की आशा करता है। हो सकता है उपभोग के बाद प्राप्त संतोष इससे कम या अधिक निकले। इससे कठिनाइयाँ उत्पन्न हो सकती हैं। मान लीजिए हमने सिनेमा देखने से पूर्व 20 रुपये के बराबर उपयोगिता का अनुमान लगाया था और 15 रुपये व्यय किए थे, लेकिन मान लीजिए पिक्चर उसे पसंद नहीं आई। ऐसी स्थिति में हो सकता है कि उसे 20 रुपये के बराबर उपयोगिता ना मिले। इस उपयुक्त कठिनाई से बचने के लिए मार्शल ने यह मान लिया कि प्राप्त उपयोगिता सदैव प्रत्याशित उपयोगिता के बराबर ही होती है। मतलब जो पहले सोच लेता है उतनी ही उसे उपयोगिता मिलती है। दूसरा है मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर मान ली गई है। मार्शल ने मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को स्थिर माना है, यानी जैसे कि एक वस्तु की मुद्रा की सीमांत उपयोगिता थोड़ी राशि व्यय की जाती है, व्यवहार में मुद्रा की सीमांत उपयोगिता समान मान ली गई है। जैसे कि पहले के उदाहरण में एक इकाई की 20 है, दूसरी इकाई की 20 है, यानी सीमांत उपयोगिता को स्थिर मान लिया है। तीसरी मान्यता है कि मांग वक्र की सभी मान्यता स्वीकृत मानी जाती है। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार उपयोगिता की बचत का विचार सीमांत उपयोगिता वक्र पर आश्रित है, अतएव इससे सब मान्यताएं आ जाती हैं जो मांग वक्र से संबंध में होती हैं। मांग वक्र अन्य बातों को समान रखते हुए एक वस्तु की कीमत के परिवर्तन का प्रभाव उस वस्तु की मांग की मात्रा पर बतलाता है। मांग वक्र में एक वस्तु पर ही विचार किया जाता है, लेकिन हम जानते हैं एक वस्तु की सीमांत उपयोगिता पर उस वस्तु की मात्रा के साथ साथ दूसरी अन्य वस्तु की मात्रा के परिवर्तन का प्रभाव भी पड़ता है। चौथी मान्यता है व्यक्तिक सीमांत उपयोगिताओं के अंतरों पर ध्यान नहीं। बाजार उपभोक्ता की बचत के माप में मार्शल ने विभिन्न उपयोग व्यक्तियों के बीच सीमांत उपयोगिता का अंतर को ध्यान नहीं दिया है। विभिन्न व्यक्तियों में आय व रुचि में भेद होने से एक वस्तु के प्रति उसकी सीमांत उपयोगिता में अंतर देखने को मिलता है। मार्शल ने सीमांत उपयोगिता के अंतरों को भुला दिया है। ऐसे विश्लेषण की सरलता के लिए किया गया है। समस्त बाजार में एक वस्तु की उपभोक्ता की बचत की जानकारी आर्थिक नीति निर्धारण में मदद करती है। पांचवी मान्यता जो सबसे महत्वपूर्ण है
वो है उपयोगिता मापनीय। मांग वक्र के भांति उपभोक्ता की बचत में भी मार्शल ने उपयोगिता को मापनीय माना है। तटस्थ वक्र विश्लेषण के समर्थकों ने इस पर आपत्ति जताई है। उन्होंने अपने वैकल्पिक विश्लेषण प्रस्तुत किया है जिसमें उपयोगिता को मापने की आवश्यकता नहीं रहती। आगे हम पढ़ेंगे उपभोक्ता के बचत को मापने की हिक्स की विधि अथवा तटस्थ वक्र का उपयोग करके उपभोक्ता की बचत को मापने की विधि। हिक्स ने तटस्थ वक्रों का उपयोग करके उपभोक्ता की बचत का माप प्रस्तुत किया है, जो मार्शल के उपयोगिता दृष्टिकोण की तुलना में अधिक वैज्ञानिक, अधिक तर्कसंगत माना गया है, जो आगे के चित्र में स्पष्ट किया गया है। इस चित्र में देखिए, OX पे हमने X वस्तु की मात्रा मानी है, OY पे हमने मुद्रा ली है। इस डायग्राम में दो तटस्थ वक्र हैं। पहला है फर्स्ट और दूसरा ये है कीमत रेखा, जो बता रही है कि ON वस्तु पर OM मैक्सिमम खर्च किया जा सकता है। इस डायग्राम को थोड़ा हम दोबारा बनाएं। अब आप देख रहे हैं तटस्थ वक्र एक जो R बिंदु पर संतुलन होता है, उस पर वस्तु है OQ। OQ वस्तु पर जो पैसा खर्च हो रहा है वो है RF के बराबर, यानी RF यानी SM के बराबर पैसा खर्च हो रहा है। लेकिन जब हम दूसरा तटस्थ वक्र P बिंदु पर संतुलन है, जहाँ पर उपभोक्ता की बचत RP के बराबर हो रही है, यानी ऊंचे तटस्थ वक्र अधिक संतुष्टि का परिचायक है। कहने का तात्पर्य है कि MN कीमत रेखा है जो तटस्थ वक्र के P बिंदु पर स्पर्श करती है। P बिंदु पर उसकी X की OQ मात्रा और मुद्रा की PQ मात्रा मिलती है। अतः हमें X वस्तु की OQ मात्रा प्राप्त करने के लिए TM यानी PF मुद्रा की मात्रा देनी होती है। अगर हम तटस्थ वक्र 1 पर रहते हैं तो OQ मात्रा प्राप्त करने के लिए हमें RF यानी SM के बराबर हमें पैसा देना पड़ता है। इस प्रकार हम ऊंची तटस्थ वक्र के कारण PR हमको उपभोक्ता की बचत प्राप्त होती है। उपभोक्ता की बचत की मापने की यह विधि विभिन्न मान्यताओं से मुक्त होती है, जो कि मार्शल के विवेचन में पाई जाती है। इसमें उपभोक्ता की उपयोगिता को नहीं मापा जाता, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर नहीं रहती। रेखा चित्र X अक्ष पर एक वस्तु ली जाती है, दूसरे पर मुद्रा ली जाती है, जो एक तरह से अन्य सभी वस्तुओं के समूह को सूचक है। आगे हम पढ़ेंगे उपभोक्ता के बचत की अवधारणा की आलोचना या कमियां। इस बचत की अवधारणा की बहुत सारी कमियां हैं जो कि हम आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे, जिसमें पहली जो इसमें दिख रही है आपको,
एक उपभोक्ता जो कुछ दे सकता है और वास्तव में कुछ देता है, दोनों समान होते हैं। थैंक यू।